सेहतनामा। आज सुनिए माता एवं शिशु स्वास्थ्य, इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल काटवाला से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। नमस्कार, सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, अपने स्वास्थ्य का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस बार की थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग मैटरनल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, जिसका उद्देश्य है मातृ शिशु स्वास्थ्य। तो आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल काटवाला को। डॉक्टर सोनल, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। आज हम आपसे स्वास्थ्य से जुड़ी बातें करेंगे और उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे जो खास तौर से गर्भवती स्त्रियों के सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब एक स्त्री गर्भवती होती है, ठीक उससे पहले जब वो गर्भ धारण करने की ओर अग्रसर होती है, यानी प्रसव से पहले महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह का चेकअप डॉक्टर के पास जाकर करवाना चाहिए? जनरली महिलाओं को जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसके पहले एटलीस्ट कम से कम 3 महीने पहले एक डॉक्टर से रूटीन चेकअप करना ज़रूरी है, जिससे उनमें प्रेगनेंसी लेने की क्षमता अच्छी है या नहीं वो जानकारी मिल सके। और मेन थिंग, उनका खुद का स्वास्थ्य कितना अच्छा है वो भी जानकारी मिल सकती है। यानी जनरली उसमें हम लोग पेशेंट को प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज़ यानी एनीमिया, जो काफ़ी कॉमन है हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, आगे चल के बच्चे में और माँ में दोनों में तकलीफ़ आती है प्रेगनेंसी के दौरान। उसको छोड़ के आजकल डायबिटीज़ जो बहुत कॉमन है, बहुत यंग एज में डायबिटीज़ देखा गया है। तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ न हो वो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी और कॉमन प्रॉब्लम यानी थायराइड का प्रॉब्लम, जो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले ही डिटेक्ट हो जाए, जिससे मामूली एक छोटी गोली से सब कुछ कंट्रोल में रहे जब माँ प्रेग्नेंट होती है। सो ये ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसका इलाज हम लोग पहले ही करना चाहते हैं, बिफोर माँ कंसीव हो, प्रेग्नेंट हो, उसके पहले। तो प्रेगनेंसी से पहले यानी प्रसव से पहले महिलाओं को ये विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि वो समय पर चिकित्सक के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज करवाए। बरोबर। हाँ। और एक गर्भवती महिला को अपने पोषण का कैसे ख्याल रखना चाहिए, अपने खान पान का, अपने न्यूट्रिशन का क्या ख्याल रखना चाहिए, किस तरह का खान पान उसे इस दौरान लेना चाहिए? जनरली ऐसा कहते हैं कि बैलेंस डाइट, यानी एक जगह ही फोकस करके डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ बरोबर मात्रा में लोगे, न्यूट्रिटिव लोगे, यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक सही मात्रा में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स रहना चाहिए खाने में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट्स और मिनरल्स और विटामिन्स। यानी आप अगर अपना इंडियन थाली देखते हैं तो दाल, चावल, सब्जी, एग सब थाली में रहना चाहिए, तो ही वो महिला को एडिक्वेट पोषण कहा जाता है कि एडिक्वेट पोषण मिल रहा है। तो प्रेगनेंसी के पहले ज़रूरी है कि महिला एडिक्वेट अच्छे से पोषण ले रही है। अगर वो अच्छे से पोषण ले रही है तो इवन इफ़ वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसके सभी रिपोर्ट्स भी अच्छे दिखाते, तो उनको भी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रखने का चांस मिल जाता है। यानी अपने खाने की जो थाली है उसे आप सभी चीज़ों से भर के खाए। हाँ। और एक और बात कि इस दौरान उसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, किस तरह से अपने बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। कई बार कुछ महिलाएं देखने में आता है कि गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा आराम करने लगती हैं या कुछ महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा काम करती हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, अभी जैसे सब कुछ खाना भी बैलेंस होना चाहिए, उसी हिसाब से एक्सरसाइज भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। यानी जो गर्भ महिला है, गर्भ धारण की हुई महिला रहती है, उनको ओवर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जिससे थैली का मुंह खुलने का चांसेस बढ़ जाता है। डिलीवरी प्रीमेच्योर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वो नौबत ना आए, इसके लिए हैवी वर्क अलाउड नहीं है।
बट साइमल्टेनियसली पूरे दिन लेटे रहो, आराम करो, क्योंकि आप प्रेग्नेंट है, आप कुछ काम नहीं करोगे, वो भी सही नहीं है। होगा। और ऐसे केसेस इसीलिए शायद सिजेरियन और वो रेट भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, सिडेंट्री डेस्क जॉब, पूरा टाइम आइदर सिर्फ खाना और आराम करना, उसके कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं डिलीवरी के दौरान। जी जी। सो वुमेन का जनरली ज़रूरी है कि वो थोड़ा एक्टिव लाइफ रखे। मेरे हिसाब से रेगुलर घर का जो काम करते हैं वो ही करते रहे तो भी इट इज़ अ गुड एक्टिविटी। जी, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको नहीं बैठना या यूँ कहें डॉक्टर साहिबा कि कई बार जो श्रमिक महिलाएं हैं, जो कामगार महिलाएं हैं, जो खूब काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वो देखने में भी आता है कि गर्भावस्था के दौरान भी सर पे जो है ईंटें उठाकर या कहीं पर काम करने जाती हैं, बहुत सारा बोझा उठाती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी आप कुछ कहेंगी? ऐसे देखा जाता है कि जो श्रमिक महिलाएं रहती है, हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है तो उनकी भी प्रेगनेंसी अच्छी खासी 9 महीने में बीत जाती है। पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये महिलाएं ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी कर लेती है। जी। और जो सिजेरियन होते हैं वो ज़्यादातर अपर क्लास में ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज उनका रहन सहन ऐसा है, एक्टिविटी कम है। सो ये बट नो डाउट श्रमिक महिला में डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, पर डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन कम रहता है और वर्कलोड ज़्यादा होता है। कुपोषण का शिकार भी कई बार वो हो जाती है। हाँ जी। तो आपने जैसा कि कहा कि बहुत ही बैलेंस्ड डाइट हमें लेनी चाहिए इस दौरान। तो इस दौरान गर्भावस्था के दौरान महिला को फॉलिक एसिड की बात करें या आयरन की बात करें, कैल्शियम की बात करें और विटामिन की बात करें, तो सभी की ज़रूरत होती है। तो आप हमें थोड़ा सा सरल शब्दों में ये बताइए कि ये सभी तत्व हमें किन किन खाद्य पदार्थों में मिल सकते हैं, या खाद्य पदार्थों के अलावा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत भी महिलाओं को कब कब पड़ती है, खास तौर से गर्भावस्था के दौरान? हाँ, जनरली ये सभी सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर देते हैं वो लेना ज़रूरी है। अपने को खाने में वो थोड़े कम मात्रा में मिलते हैं, पर प्रेगनेंसी के लिए उतनी मात्रा कम है, तो अपने को एक लेवल जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए वो मेंटेन करने के लिए अपने को सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए जी। उसमें से सबसे पहला आता है फॉलिक एसिड, जो हम लोग जनरली प्रेगनेंसी के पहले चालू कर देते हैं। ये क्यों चालू किया जाता है? क्योंकि जो फॉलिक एसिड महिला नहीं लेती है उनमें ज़्यादातर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी ब्रेन रिलेटेड डिफेक्ट्स बच्चे में ज़्यादा देखा जाता है। इसीलिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और लेना ही चाहिए। और फॉलिक एसिड अपने को खाने में बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसीलिए उसका सप्लीमेंट ही आंसर है। सेकेंड थिंग, आयरन और कैल्शियम की बात आती है। अपने को आयरन जैसी चीज़ बहुत सारे खान पान चीज़ से मिल जाती है। जैसे अगर आप वेजिटेबल्स देखो तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये कॉमन डायलॉग है, पालक है, मेथी है, ये सब में आयरन ज़्यादा रहता है। कैरेट है, बीट है, ये मैं सिर्फ वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप एप्पल है। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स और वो नहीं ले सकते तो फिर एटलीस्ट सिंग, चना, गुड़, चिक्की, गुड़ पापड़ी कॉमन है, वो लो, उसमें आयरन ज़्यादा रहता है। तो ये सब आयरन रिच फूड खाना, रागी इज़ अ गुड, नाचनी इज़ अ गुड सोर्स, एग, फिश, मीट इज़ अ गुड सोर्स। पर ऐसा नहीं है, जैसे कोई पेशेंट गरीब है तो सिंग, चना, गुड़ वो तो सब लोग खा सकते हैं, तो उससे भी यू गेट एडिक्वेट आयरन सोर्स। अभी इतना आयरन सोर्स फिर भी कम है, तो अपने को आयरन सप्लीमेंट देना पड़ता है। वो सिर्फ एक बार लेना है दिन में, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। सेकेंड थिंग इज कैल्शियम। जो भी कैल्शियम हम लोग खाने में मिल सकता है वो मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स में रहता है। अच्छा, सो डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादातर लेना चाहिए, यानी दही, छाछ, दूध, पनीर, वो चीज़ में कैल्शियम आसानी से मिल जाता है। पर फिर भी अगेन उसका सप्लीमेंट ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो सप्लीमेंट एडिक्वेट लेवल तक पहुंचा देता है अपना कैल्शियम। जी। सो दैट इज़ हाउ द डाइट शुड बी। जी।
तो आपने जैसा कि बताया कि ये इस तरह से आप अपने डाइट को पूरा कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हैं, कुछ महिलाओं को खाने की आदत भी होती है, फूडी होती हैं। तो किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस तरह का खाना खाने से इस दौरान खास तौर से महिला को बचना चाहिए, इस बारे में? जनरली प्रेगनेंसी के टाइम लोगों को क्रेविंग्स बहुत होती है। चॉकलेट्स खानी है, केक खानी है, और जनरली देखा जाए तो क्रेविंग्स भी ऐसी चीज़ की होती है जो हेल्दी नहीं होती है। तो हम लोग उस टाइम जनरली कहते हैं कि कुछ भी क्रेविंग सेटिस्फाई करने के लिए अपने को पूरा पूरा डिश खाने की ज़रूरत नहीं है जी। आपको केक खाने का मन हुआ तो आप 1-2 स्पून केक खा लो, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है। आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो पूरा पूरा आइसक्रीम खाने की ज़रूरत जी। नहीं है, आप 1 स्कूप या हाफ स्कूप में भी अपना काम चले। ये किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट महिला का वज़न एक रेंज में बढ़ना चाहिए। ओवरवेट अगर महिला हो जाती है यही सब रॉन्ग चीज़ खाने के कारण, तो बच्चे को भी इसकी असर होती है, क्योंकि पहले तो माँ को डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो दैट अफेक्ट, सो इसीलिए खाने में इट इज़ बेटर कि क्रेविंग होता है बट उसको जस्ट टेस्ट के हिसाब से, क्रेविंग सेटिस्फाई करने के हिसाब से थोड़ा ले लिया और फिर छोड़ दिया, दैट इज़ अ बेटर आइडिया। जी, ऐसा नहीं है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाया और अपनी इच्छा को पूरा किया, वो आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। बराबर। आप बता रही थी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा खाने से या कम खाने से गर्भवती महिला का वजन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत वेट गेन कर लेती हैं वो, या फिर बहुत दुबली हो जाती हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? जनरली क्या रहता है कि ज़्यादातर महिलाएं वज़न गेन नहीं कर पाती है क्योंकि वो राइट चीज़ खाती नहीं है। हाँ। प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी में अच्छी है, और वो प्रोटीन वाला जो खाएंगे उससे बच्चे को भी फ़ायदा होगा, उससे माँ का वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। पर जो लोग ज़्यादातर फैटी फूड या पैक्ड फूड या फिर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं जिसमें फैट ज़्यादा रहता है, पर फैट ज़्यादा रहने से वज़न बहुत गुना बढ़ जाता है और उसका फ़ायदा बच्चे को होता भी नहीं है और माँ को भी नुकसान ही होता है। तो जनरली हम लोग जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको वज़न बढ़ने के लिए पूरा बैलेंस डाइट लो और उसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लो। यानी प्रोटीन अगर हम लोग बोले तो वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन के नाम पे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिर सब टाइप की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल बोलो, छोले बोलो, वटाना बोलो, वो सब प्रोटीन्स में आ जाएगा। और जो नॉनवेज खा सकते हैं उनके लिए एग, फिश, मीट सभी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। तो ये लेने से वज़न बढ़ता है और सही मात्रा में वज़न बढ़ता है और वो हेल्पफुल भी रहता है। बट जिसका वज़न सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगरी पदार्थ से बढ़ता है या फैट से बढ़ता है, ऐसी औरतों में 6वें महीने पे जब ब्लड टेस्ट होता है तो डायबिटीज़ आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। उनको प्रेगनेंसी के पहले डायबिटीज़ नहीं रहता है पर प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ आता है और ब्लड प्रेशर भी कई बार बढ़ते देखा गया है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ जो आप बता रहे हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, दोनों प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड यानी प्रेगनेंसी के कारण आया हुआ डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी के कारण आया हुआ ब्लड प्रेशर है। तो इससे बचना चाहिए। खाने में वही चीज़ें खाई जाए जो आपके मोटापे को नहीं बढ़ाए, वेट गेन नहीं करे या फिर आप कुपोषण का शिकार नहीं हो। इस तरह की डाइट आपको, और ख़ास तौर से हम तो कहेंगे कि आप जब जिस डॉक्टर के पास जा रही हैं उसी से आप डाइट भी प्लान कर लें कि मुझे किस तरह का भोजन करना चाहिए। बरोबर। डॉक्टर साहिबा, गर्भावस्था के दौरान कई सारे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं भी हो जाती हैं, बहुत सारे संक्रमण होना एक आम परेशानी की बात हो सकती है। तो इस संक्रमण से जो गर्भस्थ शिशु है वो भी प्रभावित होता है। तो इस समय कौन कौन से संक्रमण एक गर्भवती महिला को हो सकते हैं और इससे बचा कैसे जाए? जनरली देखा गया है कि गर्भवती महिला जो रहती है उनका इम्यून सिस्टम एकदम लो हो जाता है। अच्छा जी। जिसके कारण वो सभी इन्फेक्शन से
प्रोन हो जाती है, उनको सभी टाइप के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए इवन सिंपल आप बोलिए तो वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी अगर घर में किसी को हुआ तो जनरली वो पहली औरत, गर्भवती औरत को ही पहले वो होगा, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। अभी ऐसी कंडीशन में मलेरिया है, इन्फ्लुएंज़ा है, ऐसी बहुत सारी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो कॉमन हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं जैसे बोलती है कि मुझे तो बहुत मन हो रहा था इसलिए रास्ते में खड़े होके पानी पूरी खा ली। हाँ जी। पर साथ में 4 जन और खाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा, पर उसको जुलाब हो जाता है। जी, जी। तो जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इस दौरान बाहर का खाना जितना हो सके कम रखो, जिससे आपको ऐसी कॉमन बीमारियां कम से कम हो। और क्यों हमको ये बीमारियां नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कारण प्रेग्नेंट वुमेन का वज़न बढ़ता नहीं है, उसका जो पोषण एडिक्वेटली लेना चाहिए वो ले पाती नहीं है। बच्चे को भी कभी कभी मलेरिया जैसी बीमारियां रहती है, उसके कारण बच्चे को भी बहुत तकलीफ होती है गर्भ में जी। कई बार वो बच्चा बचाना भी प्रॉब्लम हो जाता है। मलेरिया जो सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत साधारण बीमारी है, बट उसके कारण माँ को जो टेम्परेचर बढ़ता है और वो सब प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बच्चे का भी हार्ट बीट्स बढ़ने लगता है। तो यही सब चीज के कारण बच्चे को भी कभी कभी बचाना डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग, ये एक मलेरिया की बात हुई, बट सिंपल वायरल इन्फेक्शन, कभी कभी वो वायरस और वो बैक्टीरिया बच्चे में कुछ खराबी पैदा कर देते हैं जो अपने को पूरे प्रेगनेंसी में मालूम नहीं पड़ता है, बट जब बच्चा डिलीवर होता है तब मालूम पड़ता है कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ। तो कभी कभी वो कारण ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं। जी, तो बहुत ज़्यादा जो है एक महिला को अपने को संक्रमण से बचाना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, जब हम बात कर रहे हैं संक्रमण की बीमारियों की, तो कई बार बहुत सारी महिलाओं को कई तरह की बीमारियां भी होती हैं जब वो गर्भावस्था में होती हैं। जैसे कि अस्थमा की बात करें, मधुमेह की बात आप कर ही रही थी, बीपी होता है या थायराइड जैसी समस्या होती है। कुछ महिलाएं एनीमिक होती हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ महिलाओं को पीसीओडी की समस्या भी होती है, यहाँ तक कि HIV संक्रमित भी महिलाएं पाई जाती हैं। तो जब ऐसी महिलाएं आपके पास आती हैं, तो ऐसी महिलाओं का, ऐसी गर्भस्थ महिलाओं का आप कैसे ध्यान रखती हैं, और ये बीमारियां गर्भावस्था को कैसे प्रभावित करती हैं? क्योंकि इन बीमारियों के चलते तो प्रसव संबंधी बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप किस तरह से इन महिलाओं का ध्यान रखती हैं, उनको किस तरह से चिकित्सा देती हैं? आजकल जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से ये सभी महिलाएं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उनको एडिक्वेट स्वास्थ्य सुविधा है जी। अगर वो एक बार हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाए तब। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का रहता क्या है कि वो 5वें-7वें महीने में डॉक्टर के पास जाती है, तब तक नुकसान ऑलरेडी हो चुका है होता है। जी। तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि महिलाएं एटलीस्ट 3 महीने पहले नहीं तो एटलीस्ट यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आने पे तुरंत दिखाने आए। अगर ये महिलाओं को HIV जैसी बीमारी है तो बहुत सारी दवाइयाँ है जो उसके बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके। माँ को HIV रहता है पर बच्चा HIV से बच जाता है। जी, सबसे बड़ी बात। अभी जो कोविड का दौर गया उसमें भी ऐसा देखा गया है कि हम लोग ने सिजेरियन और ऐसी भी कोविड वाले पेशेंट का सिजेरियन भी किया है। तो वो सिजेरियन करने के बाद हम लोग वो बच्चे को कोविड नेगेटिव डिक्लेयर कर सके। सो ये सब चीज़ पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर टाइम पे इलाज लेने जाओ। अगर डायबिटीज़ है माँ को तो उस टाइम पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि पहले 3 महीने में अगर उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो वो बच्चे को बहुत सारी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। यानी उसके ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। कभी कभी आपने फटे हुए होठ, तलवा देखे, हाँ, तो वो भी प्रॉब्लम्स इसके कारण होते हैं। कभी कभी वो बच्चे के हाथ पैर में प्रॉब्लम आ जाता है। ये सब डायबिटीज़, हार्ट जैसे ऑर्गन में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं डायबिटीज़ और ये सब चीज़ों से रिलेटेड है। इवन ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारे बच्चे कम वज़न वाले पाए गए हैं। तो ये सब
प्रॉब्लम्स। थर्ड थिंग इज अपना पीसीओएस का जो पीसीओडी पीसीओएस जो हम लोग आजकल तो आई थिंक हर ओपीडी में बहुत सारे सच पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल। तो वो पेशेंट्स का मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो पहले 3 महीने प्रेगनेंसी खींच ही नहीं पाती है, उनका अबॉर्शंस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में ही ये औरतों को हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दे जब वो प्रेगनेंसी प्लान करे। जैसे अभी हमने बात किया अबाउट WHO थीम का, तो यही थीम है कि अपने को हेल्दी बिगनिंग करना है, स्टार्टिंग हेल्दी करना है, जिससे हम लोग जब 9 महीने के बाद बच्चे को देखें तो खुश रहे कि या बच्चा अच्छा है, बच्चा भी स्वस्थ है और जच्चा भी स्वस्थ है। बरोबर। तो आपके कहने का मतलब यही है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं उसी समय से आप एक डॉक्टर चुन लें और डॉक्टर के पास जाना आपको शुरू करना है, क्योंकि तब से लेकर आप 9 माह तक या उसके बाद भी डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं तो आप एक अच्छे बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। बरोबर। और जो भी कॉम्प्लिकेशंस इस दौरान आपकी जिंदगी में गर्भावस्था के दौरान आते हैं उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे थे शारीरिक पीड़ाओं की, शारीरिक बीमारियों की, तो मानसिक बीमारी भी आजकल बहुत ज्यादा मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं हम लोग। तो जब बात प्रेगनेंसी की चल रही है तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक महिला को। उसके शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी प्रभावित होता है। अगर हम डिलीवरी से पहले की बात करें या डिलीवरी के दौरान की बात करें, प्रेगनेंसी के दौरान की या उसके बाद की बात करें, ये तीनों ही समय ऐसे होते हैं जब वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उसे जागरूक रहना बहुत जरूरी होता है ताकि वो उसे स्वस्थ बना सके। तो आप क्या सुझाव देंगी कि एक गर्भवती स्त्री अपने मानसिक स्वास्थ्य को अधिक मजबूत कैसे बना के रख सकती है? अभी इसमें हम लोग प्रेगनेंसी को पूरे 3 सेक्शन में बांट देते हैं। सपोज पहले तो ज़रूरी है कि जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होने का विचार कर रही है वो प्लान्ड प्रेगनेंसी होना चाहिए, यानी प्रेगनेंसी कभी भी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, जिससे वो महिला भी एकदम प्रिपेयर्ड है कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज। कभी कभी प्रेगनेंसी हम लोग 18 साल 20 साल बहुत कम उम्र में, जब लड़की भी मैच्योर्ड नहीं हुई होती है तब प्रेगनेंसी आ जाती है जी। उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या करना है, तो उसका एंड तो कंफ्यूजन ही होता है। तो वैसे ही स्टार्टिंग में ही अगर वो प्रिपेयर्ड है तो वो ज़्यादा अच्छे से वो प्रेगनेंसी ले सकती है और उसमें आए हुए प्रॉब्लम्स भी अच्छे से हैंडल कर पाती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months जब औरत को ज़्यादा उल्टी और खाने में दिक्कत और ऐसा सब रहता है, तब फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। ज़्यादातर ऐसा रहता है कि ये खाओ वो खाओ, बट जनरली हम लोग इस टाइम 3 महीने तक सभी औरतों को बोलते हैं आपको जो अच्छा लगे वो खाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है यानी आप डबल खाओ, क्योंकि आप वॉमिट ही कर डालोगे वो। तो बेटर है आप अपने को जो ठीक लगे उस हिसाब से खाओ। 1-2 चीज़ रहती है जो हम लोग बोलते हैं वो अवॉइड करो जी। तो जनरली उसमें फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा लगता है। 3-4 महीने में सब महिलाएं सेटल होने लगती है, वॉमिटिंग और वो सब बंद हो जाता है, वो लोग प्रेगनेंसी इंजॉय कर पाते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद जब डिलीवरी का नज़दीक टाइम आता है तो वो एक टेंशन आता है कि अभी मैं कैसे करेगी, मैं कैसे डिलीवर कर पाएगी। बट उसी टाइम जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जो एक्सपीरियंस रहते हैं इसके बारे में, उनसे बातचीत करने से उनका माइंड क्लियर होता है, उनको समझ में आता है कि ये क्या होने वाला है। और आजकल इवन क्लिनिक और ऐसे उसमें हम लोग एक लेक्चर सिस्टम अरेंज करते हैं इन महिलाओं के लिए, जिनको दिखाया जाता है कि डिलीवरी प्रोसेस ऐसे होता है। अच्छा जी। यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ा तो फोर्सेप्स वैक्यूम लगाया जा सकता है, ऐसे मोड पे सिजेरियन होता है, वो सब जानकारी महिला को पहले दी जाती है जिससे वो मेंटली प्रिपेयर्ड होती है जी। और जब बात डिलीवरी के बाद आती है तब ज़्यादातर आजकल जो लेडीज़ लोग रहते हैं वो वर्किंग वुमेन रहती है। वही मैं पूछना चाह रही थी कि जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए आप क्या खास सुझाव देंगी? तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, क्योंकि उनको मैं ऑफिस जाएगी तो बच्चे को कौन देखेगा, बच्चे का दूध का कैसे करेंगे, बच्चे का खाने का कैसे करेंगे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और उस उलझन में
वो न प्रोफेशनली ध्यान दे पाती है न घर पे ध्यान दे पाती है। तो उनको उस टाइम पे सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। आप वो लेडीज़ को कुछ सपोर्ट दो, यानी अगर सास है, माँ है, बहन है, जो उनको उसमें हेल्प करे। हेल्प भी पूरा टाइम नहीं करना रहता है, जितने टाइम वो बाहर काम करके आए उतने टाइम। और उसी दौरान जब औरत बाहर जाती है, जो बाहर जाने के कारण उसका भी माइंड फ्रेश हो जाता है, एक ही एनवायरनमेंट में से निकल के दैट बिकम्स सो वो एक मेंटल पीस, अलर्टनेस, एंड उसके कारण महिला प्रेगनेंसी और बच्चे का देखरेख बहुत अच्छे से कर पाती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड स्पेशली आजकल के दौर में फैमिली में सब लोग काम करते हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट लेके टाइम एडजस्टमेंट्स करके वो मैनेज अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखने में आता है डॉक्टर साहिबा कि जब वो प्रेग्नेंट है तो वर्किंग वीमेन भी है, उस दौरान भी वो काम पे जाती है, और प्रेगनेंसी के बाद भी उसे काम पर एक समय बाद जाना ही पड़ता है। तो उसे बच्चे की भी चिंता रहती है, घर की भी चिंता रहती है, और जहाँ वो काम करती है वहाँ का एनवायरनमेंट भी उसे परेशान करता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से उबरना एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेरी ट्रू, बराबर है ना। तो यही ज़रूरी है कि उस टाइम पे हम लोग उसको इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम दे। एंड वो सपोर्ट सिस्टम उसको सिर्फ 2-3 साल तक लगता है। उसके बाद जब बच्चा भी बड़ा हो जाता है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। नारी एक शक्ति है और वही ये इतना सारा चेंजेस लाइफ में पास कर सकती है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने। और अब हम बात करते हैं उन नवजात शिशु पर जो थोड़े समय बाद संसार में आने वाला है। तो गर्भवती महिला को अपने गर्भस्थ शिशु की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए? जब वो पेट में होता है एक शिशु, तब उस दौरान किस तरह की देखभाल एक महिला को करनी चाहिए और किस तरह से चिकित्सक से सलाह मशवरा करते रहना चाहिए? जैसे अभी इतनी देर तक हमारी जो बातें हुई, 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन, खान पान अच्छा रखो, और अपने डॉक्टर को टाइम टू टाइम चेकअप के लिए जाओ, जिससे कुछ भी बीमारी या कुछ भी चीज़ बरोबर लाइन पे नहीं है, डॉक्टर को भी वो मौका मिलता है उस टाइम पे वो करेक्ट करने का, जिससे डिलीवरी के पहले माँ तंदुरुस्त हो। उसका बड़ा एग्जाम्पल यही है कि अगर माँ में खून की कमी पाई जाती है तो हम लोग जनरली वो डिलीवरी के पहले, डिलीवरी का 1 महीना, लास्ट 1 महीना बाकी रहता है, तब जनरली डॉक्टरों का ध्यान कि उसका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, जिससे कम से कम तकलीफ अपने को डिलीवरी के टाइम मिले। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और अपने देश में हीमोग्लोबिन की कमी काफ़ी देखी गई है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड, वो अभी तक तो सेटल हो चुके होते हैं, पर जो सेटल नहीं होता है वो हीमोग्लोबिन है। कितना लगभग होता है एक गर्भवती स्त्री का, और कितना होना चाहिए? कम से कम 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। नॉर्मल रेंज देखे तो 12 से 13 है, पर 10 तो होना चाहिए, क्योंकि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होने ही वाला है। पर अगर पहले से ही महिला का हीमोग्लोबिन 8 या ऐसा रहा और ब्लड लॉस हुआ तो महिला की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। और उसी टाइम हम लोग जो देखते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, वो बढ़ने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। मेजॉरिटी कारण इज ब्लड लॉस, तो इससे बचना बहुत जरूरी है। तो एक गर्भस्थ महिला को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए किस किस तरह के खाद्य पदार्थ लेते रहने चाहिए पहले से? उसे अपने प्रति किस तरह से सिक्योर रहना चाहिए? जैसे बताया गया कि आयरन रिच फूड वो ही हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। अच्छा, तो जो पहले अपनी बात हुई कि आयरन रिच खाना, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सिंग चना है, गुड़ है, ड्राई फ्रूट्स है, एप्पल है, कैरेट है, रागी है, नाचनी है, वो ज़्यादा लो। आप देखो कि आप दिन में एटलीस्ट 2 फ्रूट खा रहे हो, एक आध बार अच्छा खासा बीट डाल के सूप बनाया गया है जो आप ले रहे हो, जिसके कारण हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और जनरली हम लोग प्रेगनेंसी में कम से कम 2 या 3 बार हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, क्योंकि 6ठा महीना वो पीरियड है जहाँ हीमोग्लोबिन कम होता है।
तो उस टाइम पे ये देखना ज़रूरी है कि जो औरत 13 ग्राम हीमोग्लोबिन से आई थी उसका कम होके 11-12 हुआ है तो वो अच्छा ठीक है। बट लेकिन अगर 10 से कम हो कम जाता हो है तो जाता चिंता का है विषय तो हो चिंता जाता का है। विषय रहता है, और जब 9वें महीने तक वो बढ़ता नहीं है तो फिर इंजेक्शंस का भी सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। और मेन थिंग, खून बढ़ाने के लिए आप अपनी दवाइयाँ अच्छे से लो, जी। बहुत बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारी औरतों को दवाई तो लिखी जाती है लेकिन वो लेती नहीं लेकिन है। वो लेती नहीं है, और ये सब दवाइयाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जी। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर हाँ, पाते हैं हाँ। तो एटलीस्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, पर आप दवाई तो लो जी। ड्यूरिंग जी, प्रेगनेंसी। ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी लापरवाही हम अक्सर देखते हैं महिलाओं में। बरोबर। और घर वाले भी ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार इस तरह का होता है कि महिला तो लापरवाह है ही, उसके घर वाले भी लापरवाह होते हैं और वो दवाई लेने से कतराती है तो उसको सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग मिलता नहीं है। बरोबर। एक तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि माँ ही होती है, तो माँ को ये ध्यान रखना ही है कि मैं दवाई बरोबर से जी। लूँ, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा तंदुरुस्त जी, चाहिए। तभी वो स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती बरोबर। है। पर फैमिली पीपल का रोल इसमें सिर्फ इतना आता है कि टाइम पे उनको देखो कि एटलीस्ट वो ले रहे हैं या नहीं, और टाइम से आप उनको दवाई खरीद के लाके दो। दे रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर साहिबा। जब बात चल रही है गर्भवती महिला पर या शिशु की, तो जैसे ही नवजात जन्म लेता है उसके बाद कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। बहुत तरह के बच्चे को कई तरह की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो एक नवजात की किस तरह से सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए या उनका ध्यान रखा जाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद? क्योंकि जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन नापा जाता है, तो ये वजन कितना होना चाहिए? कई बार बच्चा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होता है, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो इस बारे में हम आपसे थोड़ा विस्तृत जानकारी चाहते हैं। जनरली जो इम्पोर्टेंट बात है कि डिलीवरी वो ऐसी चीज़ है कि जब तक उसमें इतना ख्याल क्यों रखा जाता है डिलीवरी का, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो उसमें अचानक से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी। जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि घर पे डिलीवरी करो तो चलता है, तो नहीं चलता है, क्योंकि अगर चीज़ आपके हाथ से बाहर निकली तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। जी। और यही चीज़ अगर हॉस्पिटल में होती है तो आसानी से हैंडल हो जाती है। जैसे कि अभी बच्चा जन्म लेता है तो कभी कभी बच्चा रोता ही नहीं है। इस टाइम पे कारण बहुत होते हैं, तो जो बच्चे के डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं वो तुरंत डिलीवरी के बाद बच्चे को देखते हैं, उनको पहले ड्राई कर देते हैं जिससे बच्चे को ठंडी कम लगे, वो अच्छे से रोए। बच्चे का अच्छे से रोने का मतलब है बच्चे ने अच्छे से सांस ली। अगर वो अच्छे से हो जाता है तो हम लोग आधी जंग जीत गए। अगर बच्चा अच्छे से सांस लेता है और अच्छे से रोता है तो प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि इतनी गंदी जगह पे डिलीवरी होती है, कॉर्ड कट किया जाता है गंदी छुरी या ऐसे, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। वो अभी तुरंत मालूम नहीं पड़ेगा, 2-3 दिन में बच्चे को बुखार आना लगेगा, सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट जहाँ डिलीवरी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के डॉक्टर आसपास रहेंगे तो आसानी से बच्चे को अगर सांस लेने में भी तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन दिया जाता है जिससे वो अच्छे से सांस ले पाए। और वो पहले 10-15 मिनट बच्चे का सांस लेना, ऑक्सीजन लेना वो इतना महत्व है, क्योंकि अगर वो सांस नहीं लेता है तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। और अगर वो ब्रेन को ऑक्सीजन पहले कुछ चंद मिनटों में नहीं पहुंचता है तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए राइट जगह पे डिलीवरी होना ज़रूरी है। बच्चा बाहर आने के बाद, जैसे आपने बोला कि तब से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, तब से हमारी भी धड़कन बढ़ने लगती है कि बच्चा एक बार अच्छे से रो ले तो द थिंग्स सॉल्व हो जाती है। पर इसके साथ साथ बच्चे का वजन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आइडियली 2.5 से 3 kg इज़ अ गुड वेट, अच्छा वेट है, नॉर्मल वेट है। पर कभी कभी बच्चा कमज़ोर होता है, 1 किलो 800 ग्राम, 2 किलो ऐसे, तो ये
बच्चा जब कमज़ोर होता है तो उसका प्रॉब्लम ये रहता है कि उसका फीडिंग सफ़र होता है। पहली बात, वो अच्छे से खींच नहीं पाता है दूध। अच्छा। सेकेंड थिंग, ये बच्चा बीमार भी जल्दी गिरेगा। हाँ हाँ हाँ। सो विथ ऑल दैट प्रॉब्लम्स ये स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जी। पर जब बच्चा अराउंड 2.53 kg का है, वो अच्छे से खींच लेता है दूध, इन्फेक्शन उसको होने के चांसेस कम होते हैं, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट अगर बच्चा बहुत वज़न वाला 3.5-4 किलो, जिसके लिए हम खुशियाँ मनाते हैं, अरे 8 पाउंड का बच्चा आया, पर उसमें प्रॉब्लम ये बच्चे को आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। सो ये एक चीज़ है जो हम लोग को वेट मेंटेन करना चाहिए कि अपना बच्चे का वज़न 2.5 से 3.5 मैक्सिमम, जी। उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा गर्भस्थ है तभी से एक माता को ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान का, ताकि बरोबर। जो खान पान वो ले रही है वो बच्चे की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। बरोबर। तो ये बच्चे पैदा करवाना आपके लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अभियान है। और ये जानकर कि बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर आया है धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो इस समय हमारी भी धड़कनें बढ़ गई कि बच्चा किस तरह से बाहर आया है और किस तरह से वो सफ़र करेगा। हमारी धड़कनें 2 चीज़ में बढ़ जाती है। हाँ। वहाँ पे एक तो बच्चा का क्या चल रहा है, हाँ। और दूसरा माँ जो डिलीवरी हुई है उसको ब्लीडिंग बंद हुआ या नहीं। क्योंकि वो एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है जी। जो हम लोग फेस करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और जो मैं बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल में डिलीवरी होना ज़रूरी है, जी। उसका कारण यही है कि अगर डिलीवरी होता है और ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ, हाँ। तो घर में क्या क्या किया करोगे आप? तो उसी टाइम अगर माँ हॉस्पिटल में है, एटलीस्ट डॉक्टर कुछ ना कुछ तो प्रयास करेंगे जी, ब्लीडिंग जी। बंद। और बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है जो देने से ब्लीडिंग बंद हो सकता है। जी। वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जी जी। पर ऐसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट्स बढ़ती है। बट ज़रूरी है कि दिस 2 प्रॉब्लम्स से उस टाइम पे हम लोग जूझ रहे होते हैं। तो या एक बहुत ही बड़ा किला फतेह करने जैसी लड़ाई होती है ये, कि या। आपने किला जीत लिया है जैसे। तो ये बताइए कि सामान्यतः नवजात शिशु के जन्म लेने के कितनी देर बाद माँ का गाढ़ा दूध उसे पिलाना चाहिए, जिसे कि हम अमृत कहते हैं, माँ के गाढ़े दूध को? क्योंकि इस विषय को लेकर आज भी अगर हम गांवों की बात करें, दूर शहरों की बात करें, तो कई तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं कि माँ का गाढ़ा दूध नहीं पिलाना चाहिए। कई जगह कहा जाता है माँ का गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए क्योंकि वो अमृत के समान होता है। एक डॉक्टर क्या कहता है उस बात को हमेशा माना जाता है। तो नवजात शिशु के जन्म लेने की कितनी देर बाद ये माँ का गाढ़ा दूध पिला देना चाहिए बच्चे को? जितना हो सके उतना जल्दी। यानी हम लोग आजकल ऐसा भी करते हैं कि कभी कभी बच्चा जन्म लेता है, उसकी नाड़ भी नहीं कटी रहती है। अच्छा। उसी टाइम बच्चे को माँ के पेट पे रख के उसको स्तनपान करवाते हैं। वो अच्छा। ऐसा भी एक ये है जिससे बच्चे की मेंटल इमोशनल हेल्थ अच्छी हो। चलो उतना हम नहीं कर पाते तो एज सून एज बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे के डॉक्टर ने देख लिया बच्चे को, तो तुरंत उसको ब्रेस्ट पे लगाया जाता है, स्तनपान करवाया जाता है। जी। वो गाढ़ा दूध जो माँ का इनिशियली, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जी। वो इतना शक्तिशाली दूध रहता है जी। कि उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का डोज हो जाता है। ऐसा लगता है बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स रहते हैं जी। जो बच्चे को देने पे बच्चा कम बीमार गिरता है। तो वो दूध जितना जल्दी हो सके और जितनी बार बच्चा भूखा हो उतनी बार दे के उसको, ये ज़रूरी है पिलाना। समय हाँ। रहते ही बच्चे को पिला देना चाहिए। और 24 घंटे में अगर बात की जाए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस 24 घंटे में कितनी बार बच्चे को दूध पिला देना चाहिए? पहले 15 दिन जब बच्चे के रहते हैं तब जनरली 2-2 घंटे में तो दूध पिलाना ही पिलाना है। अच्छा। जैसे जैसे बच्चा भी बड़ा होता है उसको भी समझ में आने लगता है कि दूध नहीं मिला तो रोना है, और वो रोएगा तब उसको दूध देना है। उसको हम लोग डिमांड फीड बोलते हैं। जी। तो वो चीज़ होने तक, वो एहसास आने तक ज़रूरी है कि बच्चे को हर 2-2 घंटे में दूध देते हैं। पर सपोज बच्चा 1 घंटे में ही रोने लगा तो हाँ, तब भी दूध देना है। अच्छा।
तो बच्चे को जब भी मांगता है तब तो देना है, पर 2 घंटे से ज़्यादा उसको दूध के बगैर नहीं रखना है, उसको दूध देना है। तो आपने कहा कि उसको हर 2 घंटे में दूध देना चाहिए और बच्चा रोने लगता है तो समझ लीजिए कि वो डिमांड कर रहा है दूध की। तो वो एक बात ये भी कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि बच्चा स्तनपान कर तो रहा है, पर ये कैसे पता लगाया जाए कि नवजात को पर्याप्त स्तन दूध मिल रहा है? कैसे पता चलेगा कि उसका पेट भर गया है? क्या उसके चुप रहने से, या क्या ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं एक माँ को? जनरली जो भी बच्चा अच्छे से फीडिंग करता है और अच्छे से उसका पेट भर गया है, वो दूध पीने के बाद एटलीस्ट कम से कम 1-1.5 घंटा सो जाता है। अच्छा। इट इज़ एन इंडिकेशन कि बच्चा एडिक्वेटली फेड है। दूसरा, जब भी बच्चे का वज़न बढ़ता है जैसे एक्सपेक्टेड है, तो वो बच्चा अच्छे से फीडिंग ले रहा है। तीसरा, स्टार्टिंग के दिनों में जिस बच्चे को पीलिया नहीं होता है या पीलिया हुआ तो भी कम होता है, ज़्यादातर बच्चों को पीलिया होता है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। जी। बट अगर पीलिया इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको लाइट देना पड़े या ऐसे, तो ये बच्चा अच्छे से फीडिंग कर रहा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, अगर बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है। अच्छा। सो ये नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, पर उससे समझ में आता है कि बच्चा अच्छे से दूध ले पी रहा है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी आती है डॉक्टर साहिबा, जब माँ का दूध पूरी तरह से उतरता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? अभी जनरली क्या रहता है कि हम लोग ने देखा है कि जैसे आजकल बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हम लोग काफ़ी बार फेस करते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं उसके लिए जो हम लोग पहले दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी के, जिससे माँ को एडिक्वेटली दूध आए। दूसरा, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं वापस वही अच्छे से खाओ पियो, लिक्विड ज़्यादा लो, दूध वूध लो। दूध में बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिटिव पाउडर्स आते हैं जो देते हैं, जिसके कारण उसका मिल्क फ्लो अच्छा हो जाए। अभी ये सब करने के बावजूद, और मेन थिंग ये भी जानना ज़रूरी है कि 15 दिन लगते हैं दूध का क्वांटिटी बढ़ने को। आप एक्सपेक्ट मत करो कि पहले दूसरे दिन ही माँ को बहुत दूध आने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने गाढ़ा दूध दिया है। जिस गाढ़े दूध के कारण थोड़ा भी दूध बच्चा पीता है तो पेट भर जाता है। जैसे जैसे दिन निकलते हैं, 10वां 12वां 15वां दिन आता है, दूध पतला होता जाता है, क्वांटिटी उसका बढ़ जाता है, तो बच्चे को तब ज़्यादा दूध लगता है। उतने टाइम तक तो भगवान की दया से सब औरतों को दूध आ जाता है। बट जैसे बोला गया कि वर्किंग वुमेन है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत आजकल इंटेलिजेंट वुमेन्स जो बहुत सोचती है कि मैं ये कैसे करेगी, वो कैसे करेगी, उनका दूध फ्लो कम रहता है। और जिसका सिजेरियन होता है उनका भी दूध फ्लो स्टार्ट होने को टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में मेडिसिन हेल्प है। अदरवाइज देर आर जेनेटिकली मेड पाउडर्स जिसको हम लोग डब्बा दूध बोलते हैं, बट हम लोग प्रिफर नहीं करते कि वो स्टार्ट करे। इसीलिए जितनी बार हो सके माँ को बोलते हैं कि बच्चे को छाती से लगाओ, बच्चे को पास में लो, जिससे आपका दूध बढ़े। जितनी बार बच्चा सक करता है उतनी बार ब्रेन को सिग्नल पहुँचता है कि दूध बनाना है, दूध बनाना है। और ब्रेन वो सिग्नल ब्रेस्ट को देता है कि बाबा दूध बनाओ और निकालो दूध, बच्चा भूखा है। तो ये भगवान ने दी गई अच्छी सिग्नल्स है जिससे वो काम मोस्टली हो जाता है। पर उसके लिए माँ को सिर्फ बच्चे को छाती पे लगाना है। आपने कहा कि बच्चा दूध जब सक करता है तो माँ को सिग्नल मिलता है, तो बच्चे को कैसे दूध सक करने का एक प्रोसेस पता होता है? कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा दूध सक नहीं कर पा रहा है, ढंग से नहीं पी पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उनके बच्चे भी अपने आप ही ढूंढ लेते हैं कहाँ से दूध पीना है। वैसे ही इवन ह्यूमन बीइंग के बच्चे को आता है, पर उसके लिए एक प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर हैंडलिंग ज़रूरी है। जो जनरली हॉस्पिटल्स में जो नर्सेस रहते हैं, और मेरे हिसाब से हॉस्पिटल छोड़ो, अपनी मम्मी और सास को भी पूछो तो उनको भी मालूम रहता है। वो भी आपको सिखा देते हैं कैसे पकड़ना है।
ब्रेस्ट को कैसे पकड़ना है और उसी हिसाब से फीडिंग करना है, तो अच्छे से फीडिंग हो जाता है। उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। एक दो बार सिखाओ तो इवन न्यूबॉर्न भी सीख लेता है, और माँ भी जो पहली बार प्रेगनेंसी से जा रही है वो भी सीख लेती है, तो वो बहुत दिक्कत नहीं आती है। ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है, सब कुछ नेचुरल हो जाता है। जी। आपने कहा कि बच्चे अक्सर जब पैदा होते हैं तो उन्हें पीलिया हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाता है जब जन्म के साथ ही उन्हें पीलिया हो जाता है या निमोनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं? तो कारण क्या होते हैं इनके, और एक डॉक्टर ऐसे बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं? क्या भूमिका होती है उस समय एक चिकित्सक की? जनरली क्या होता है कि पीलिया वो सबको होता है, सब बच्चों को होता है, क्योंकि एक टाइप का हीमोग्लोबिन रहता है अपने शरीर में, हम एडल्ट्स के शरीर में जी। और बच्चा वो टाइप का हीमोग्लोबिन लेके पैदा नहीं होता है। हाँ। इसीलिए उसको वो हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स तोड़ के दूसरा हीमोग्लोबिन बनाना पड़ता है, और वो प्रक्रिया में जॉन्डिस आता ही आता है। जी। तो जो भी बच्चे रहते हैं वो सबको ये जॉन्डिस आता है। अभी जॉन्डिस के बिलीरुबिन कण जो रहते हैं, पीलिया के कण, वो यूरिन और स्टूल में से निकल जाते हैं। जो बच्चा अच्छे से फीडिंग करता है, बार बार यूरिन स्टूल पास करता है, उसको पीलिया होने का चांसेस कम होता है। पर अगर कोई बच्चा है जिसको पीलिया हो गया, तो उसको हम लोग जनरली लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी देते हैं। उसमें भी देयर आर वेरियस स्टेजेस एंड वेरियस टाइप। तो वो फोटोथेरेपी यानी एक टाइप का लाइट सिस्टम है जिससे वो सेल्स और बिलीरुबिन्स को कम करने में मदद करता है। तो वो लाइट थेरेपी देते हैं, उसको कांच की पेटी में ही रखा जाता है और लाइट दिया जाता है, पर वो बच्चे को बीच बीच में माँ बाहर निकाल के फीडिंग करवा सकती है। सो ये एक चीज़ है। दूसरा जो अपना बात हुआ निमोनिया, उसमें क्या रहता है, कभी कभी बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है। अच्छा। 7वें-8वें महीने में जो पैदा होते, वो बच्चे अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। सांस नहीं लेने के कारण जब डिलीवरी का प्रोसेस होता है तो मुंह में पानी चला जाता है, नाक से पानी अंदर चला जाता है, तो निमोनिया होने का चांसेस उसका बढ़ जाता है। उसका लंग्स फेफड़े खुलते नहीं हैं। सो ऐसे बच्चों को एक्चुअली NICU की ज़रूरत पड़ती है, और वो बच्चे को ऐसे बोला जाता है जरा क्रिटिकल है जी, तो वो बच्चे की देखभाल NICU में की जाती है। बिकॉज आप समझ सकते हैं, सांस नहीं ले पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो जब तक वो अच्छे से खुद से सांस ना ले पाए विदाउट मशीन की हेल्प के जी, तब तक वो बच्चे को कांच की पेटी में रख के उसको सांस लेने के लिए हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन और वो सब दिया जाता है जी। सो वो बच्चे ऐसे मैनेज हो जाते हैं, और लकीली टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, बहुत सारे बच्चे उससे आसानी से बाहर निकल जाते हैं और ठीक हो जाते हैं और उनको आगे चल के इसका प्रॉब्लम भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि आगे चलकर उन निमोनिया या पीलिया बार होने की संभावना नहीं रहती है। आपने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट में बच्चे को रखा जाता है। कई बार ये भी देखने में आता है कि जब आप किसी बच्चे को क्रिटिकल केयर यूनिट में रखते हैं तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बच्चे की माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे से दूर हो जाती है, बच्चे को दूर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर्स क्या कहना चाहेंगे एक माँ को या उनके पेरेंट्स को? पहले तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं इज़ कि हम लोग जनरली माँ को अच्छे से ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा क्यों दूर है। हाँ जी। और क्या हम उनको यही सुविधा बच्चे को माँ के पास रख के नहीं दे सकते क्योंकि उसको ऑक्सीजन और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अगर एक एग्जांपल ऐसा कि कभी कभी डिलीवरी होने के बाद जब पहली बार बोला जाता है कि बच्चे को क्रिटिकल केयर NICU में लेके जाना पड़ेगा, तो पहला क्वेश्चन होता है यहाँ नहीं बरोबर हो सकता है जी। तो आंसर यही होता है कि यहाँ पे 24/7 कोई सिस्टर बच्चे को नहीं देख रही होगी। अच्छा। बच्चा सिर्फ आप लोगों के पास रहेगा, आपको समझेगा भी नहीं कि बच्चा कब ज्यादा सांस ले रहा है कब कम सांस ले रहा है जी। अगर हम लोग बच्चे को कांच की पेटी में रखते हैं तो 24/7 हमारा ध्यान वहाँ रहता है। बच्चे में क्या ऊपर हो रहा है, क्या नीचे हो रहा है, पल्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है,
बच्चा कितना यूरिन कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, वो सब ध्यान रहता है। ऑक्सीजन कितना है, जो हम लोग कोविड के टाइम में पल्स ऑक्स लगा लगा के देखते थे, पल्स और ऑक्सीजन, वो कंटिन्यूअस चालू रहता है। तो बच्चा एक इतनी छोटी सी जान है कि उसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए वो ऐसे कांच की पेटी में रहेगा, ज़्यादा देखरेख हो सकेगी और वो जल्दी बाहर आ सकेगा। और बाहर आने के बाद जो परमानेंट प्रॉब्लम्स होते हैं वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी कभार यही चीज़ कुछ घरों में डिलीवरी होती है और बच्चा सांस ही नहीं ले पाया, ऐसे ही बच्चे को लेके आए, बच्चा सांस तो लिया नहीं था बट रोया भी नहीं था, बट बच्चे की धड़कन चालू है। अभी ऐसे बच्चे को जब कांच की पेटी में भी रखते हैं, क्योंकि वो पहले के थोड़े टाइम बहुत क्रूशियल होता है, जैसे अपने हार्ट अटैक में है कि पहले का टाइम क्रूशियल है, वैसे ही इसमें भी पहले का टाइम बहुत क्रूशियल रहता है। उस टाइम पे अगर बच्चे को ट्रीटमेंट मिलती है तो आउटकम अलग रहता है। अभी ऐसे बच्चे में जो बहुत लेट आते हैं, फिर कांच की पेटी में रहते हैं, तो उनको आगे चल के बच्चा मन बुद्धि का, कम एक्टिविटी वाला ऐसा बच्चा आगे चल के बच्चे को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो क्रिटिकल केयर NICU का एक इम्पोर्टेंस और सबसे बड़ा कि 24/7 देख रेख होती है, बच्चे की देख रेख हो जाती है। तो जो माँ के मन में दुनिया भर के सवाल होते हैं उन्हें नहीं करने चाहिए, या हम डॉक्टरों को वो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो प्रोबेबली वो साइकोलॉजिकली बेटर हो जाएगा उनको कि ये समझ के वो लोग ज्यादा अपना सकेंगे ये बात को। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहिबा। कहा जाता है कि जन्म से 6 माह के भीतर तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर इस बीच बच्चा माँ का दूध ना पिए या माँ के स्तन से दूध उतरना बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए? जनरली जैसे बताया गया कि माँ को दूध एडिक्वेटली आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर लोगों में। बट अगर वो कम हो जाता है तो 6 महीने तक तो अपने को बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है। तो जैसे बताया गया, अभी जेनेटिकली इंजीनियर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम लोग, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेगी, पर वो हम लोग दूध के पाउडर्स बोलते हैं तो उसको एक सही मात्रा में मिक्स करके उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू माँ का दूध हो जाता है। अभी कभी कभार वो महंगे आते हैं, अच्छा, तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अपने को गाय का दूध लेना है, उसको अच्छे से बॉईल करके फिर उसमें पानी और वो मात्रा आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही ऐड करनी, क्योंकि गाय का दूध ऐसे ही पतला रहता है। अभी उसमें आप अगर पानी ऐड कर रहे हो ये सोच के कि बच्चा छोटा है तो उसको पतला दूध, पर पतला दूध में फिर न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा, खाली पानी हो जाएगा, खाली पानी हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्टर को पूछ लो अगर दूध चलेगा। दूसरा ऑप्शन पैस्चराइज्ड मिल्क, यानी जो पैकेट्स आते हैं जो ऑलरेडी पैस्चराइज गवर्नमेंट करके देता है, तो वो पैस्चराइज्ड मिल्क चलता है। सो फर्स्ट ऑप्शन नैन जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो पाउडर्स आते हैं वो महंगे गिरते हैं। सेकंड ऑप्शन पैकेट के दूध जो ऑलरेडी प्यूरिफाइड होके आते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर आप गाय का दूध दे सकते हो तो वो दो, जो आप गरम करके फिर कैसे उसको मेंटेन करना है उस हिसाब से रहता है, बच्चे को देना होगा। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और बहुत बेहतर, देयर इज मिल्क बैंक भी रहते हैं बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, जो माँ को अच्छे से दूध आता है और बहुत दूध आता है। कभी कभी ये भी एक दिक्कत होती है कि बहुत दूध सिक्रीट होता है, तो उन लोग के दूध ये लोग कलेक्ट करके स्टेरिलाइज करके रखते हैं और दूसरे बच्चे को भी पिला सकते हैं। अच्छा इसको मिल्क बैंक कहते हैं, जैसे हम लोग ब्लड बैंक बोलते हैं वैसे इसको मिल्क बैंक भी है। तो ये जो बहुत कमज़ोर बच्चे रहते हैं और बड़े हॉस्पिटल की सुविधा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो उसमें ये भी कार्यक्रम चालू है। तो हमने कहा कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद शिशु को ठोस आहार के रूप में सबसे पहले क्या देना चाहिए? जनरली इसमें ये रहता है कि आप जो भी घर पे खाना खाते हो वही चीज़ आप बच्चे को भी खिलाओ। अच्छा।
बट उसमें सिर्फ इनके लिए थोड़ा पतला करके और पेस्ट जैसा करके, जैसे मूंग दाल का खिचड़ी है, थोड़ा हल्का करके उसको जरा पतला करके वो पिलाओ। जैसे कभी कभार रोटी भी है वो भी दूध में मिक्स करके दे सकते हो जी, पेस्ट बना के तो जो भी घर में बनता है वही चीज़ दो, पर उसको थोड़ा पेस्ट जैसा बना के, क्योंकि बच्चे को दांत नहीं आए हुए होते, वो चबा नहीं पाएगा। और वो अगर पूरा पूरा लेने लगेगा तो वो इंडाइजेशन, फिर डायरिया और वो सब सेट इन होता है। तो आपको घर का बनाया हुआ जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो आते हैं वो भी फ्रूट आप उसको पेस्ट बना के दे सकते हो। यानी केला है, केले को मसल के दे दो, या एप्पल है उसको भी मसल के दे दो उसको, तो वैसा भी चलता है। तो उसका आहार एक दाल चावल खिचड़ी वो सब, नाचनी दलिया है, नाचनी है, अच्छा, वो सब उसको पेस्ट, शीरा है, यही सब चीज़ जो सॉफ्ट है, हल्की है, वैसी उसको बना के दो। और जब भी चालू करते हैं तब एक चीज़ से चालू करो और वो एक चीज़ उसको 2-3 दिन दो, तो आपको समझेगा कि ये चीज़ उसको सूट नहीं हो रही है, ये सूट हो रही है। सपोज आपने एक चीज़ चालू की उसको सूट हो गई, सपोज खिचड़ी चालू की उसको सूट हो गई, तो दूसरे 2-3 दिन के बाद आप केला ऐड कर दो। तो समझा कि अच्छा चलो केला भी अभी जमता है, खिचड़ी भी जमती है, तो अभी तीसरा ऐड करो। ठीक है, तो गैप ले लेके आप ऐड करो, तो बच्चे के लिए भी आसानी हो जाएगी, आपको भी बच्चे को समझने को आसानी हो जाएगी कि बच्चे को क्या भोजन पच रहा है और क्या भोजन नहीं पच रहा है। हाँ। और कई बार बच्चे का स्वाद भी रहता हो जाता है। हाँ। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो घर पे बनाओ वही चीज़ दो, जिससे उसको वो 1 साल तक, जब तक बच्चा होता है तब तक उसको सब स्वाद चख के हो जाने चाहिए। जी। तो जिससे वो यूज टू हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मुझे तीखा ही पसंद है, मुझे मीठा ही पसंद है, ऐसा नहीं होता है। उसको सब कुछ पसंद आएगा और उसका सेहत भी अच्छी होगी, बच्चे की सेहत भी अच्छी होती है। ऐसे ही बैलेंस डाइट बन जाएगा उसका। सही कहा। तो डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे बच्चे के आहार को लेकर। अब एक जरूरी बात होती है टीकाकरण, जो बच्चे की सेहत से जुड़ा मामला होता है। तो नवजात के जन्म के बाद उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तो जो उन्हें गंभीर बीमारियों से तो बचाता ही है, तो नवजात शिशु के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टीके हैं जो सबसे पहले उन्हें दिए जाने चाहिए? अभी के टाइम में हम लोग जितना जल्दी हो सके टीकाकरण स्टार्ट करते हैं। बच्चा हॉस्पिटल से जाने के पहले ही उसको बीसीजी का टीका लग जाता है। तो बीसीजी का टीका पहले दिन या दूसरे दिन जनरली लग जाता है। बीसीजी के बाद पोलियो के टीके रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके भी शेड्यूल्स है। जनरली इवन बीएमसी में या इवन प्राइवेट में जो भी डॉक्टर रहते हैं उसके लिए एक कार्ड देते हैं, जो कार्ड में सब टीके कौन से महीने में लगने वाले हैं उसका सब डिटेल्स रहता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप वो कार्ड कलेक्ट करो डॉक्टर के पास से और वो कार्ड पे तारीख डालते रहो, तो आपको भी आइडिया रहे कि कैसे कैसे आपके टीके चल रहे हैं। मेन इम्पॉर्टेंट टीके यानी एक बीसीजी है, पोलियो है, डीपीटी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के टीके हैं, इन्फ्लुएंजा के टीके हैं। अभी ये इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, निमोकॉकल वो टीके देते हैं, प्राइवेट में देते हैं, गवर्नमेंट में भी आई थिंक कॉस्ट लेके देते हैं। बट बेसिक टीके बोले तो बीसीजी, डीपीटी, टेटनस, एमएमआर, वो बेसिक टीके हैं, वो तो बच्चे को लगने ही लगने हैं। तो टीकाकरण के बाद बच्चे का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? कई बार होता है कि बच्चे को बुखार आ जाता है जब वो उसको टीकाकरण दिया जाता है, हल्का दर्द उस स्थान पर होता है, लालिमा आ जाती है और बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का ख्याल किस तरह से रखा जाना चाहिए? जनरली जब टीका किया जाता है तभी डॉक्टर लोग समझा देते हैं कि ये टीके से बुखार आ सकता है, ये टीके से थोड़ा दर्द हो सकता है, और जनरली सबका इलाज पैरासिटामोल वो रहता है, यानी कालपॉल बोलो, क्रोसिन बोलो। जनरली ये डॉक्टर लिख के देते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इतने ड्रॉप्स बच्चे को ये देना है। अगर ये देने के बाद 1-2 दिन देखो, अगर बच्चा सेटल हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं,
पर अगर सेटल नहीं होता है तो हम्म। उसको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जिस जगह पे टीका लगा है उसके ऊपर प्लीज़ कुछ लगाओ मत, कुछ घिसो मत, जी, जिससे जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ेगा कई कम बार होने के बर्फ बदले। घिस देते हैं कुछ लोग, ठंडी हाँ, बर्फ लगा देते हैं, हाँ, या सेक कर देते हाँ, हैं। वो सब चीज़ से कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है और कभी कभी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ की ज़रूरत नहीं, अनलेस आपके डॉक्टर ने बताया है कि ये करना है तो ही वो करो। आपने कहा कि ये बच्चे की बेसिक टीके हैं जो बच्चे को जन्म के साथ ही लग जाते हैं, क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर ऐसे ये टीके के नहीं रहते, इसीलिए वो लगवाने ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। और बीसीजी का टीका, जैसे अपने यहाँ टीबी इतना कॉमन है और बीसीजी का टीका अगर लगाया तो बच्चा टीबी से बच सकता है, तो एक बड़ी बीमारी से बच सकता है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एक टाइप की सर्दी खांसी जुकाम के टीके हैं, जी, तो वो लगाओ। तो ये बेसिक टीके हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं हैं, इसीलिए। पर साइड इफ़ेक्ट्स यानी कभी कभार जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए 2 दिन बच्चा अगर सेटल नहीं होता है तो उसको डॉक्टर को के पास दिखाना चाहिए। चाहिए। तो बेसिक टीकाकरण के अलावा और कौन कौन से टीके हैं जो बच्चे को साल भर के अंदर अंदर दिए जाने चाहिए? जैसे बताया, हेपेटाइटिस है, टाइफॉइड है, निमोकोकल है, इन्फ्लुएंजा है, ऐसे बहुत सारे टीके हैं। और अभी अभी लेटेस्ट जो ऐड हुए हैं वो सर्वाइकल कैंसर टीका है, और जो लड़के लोगों को भी लगाया जाता है और लड़कियों को भी लगाया जाता है। इट इज़ द लेटेस्ट, आई थिंक अपने लोकसभा में भी इसकी चर्चा हुई है। जी, और ये जनरली, बट एज ग्रुप उसका ज़्यादा 9 साल और ऐसा है, बट वो लगाने चाहिए। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो आप जो पेरेंट्स आते हैं उनको एक डायरी मेंटेन करते होंगे कि क्या क्या अवधि में ये टीके बच्चे को लगने चाहिए, जैसे कि क्या 1.5 महीने के बच्चे को या 1 महीने के बच्चे को पहला टीका कौन सा लगना चाहिए, या 3 महीने, 6 महीने के ऐसा बाद? एक कार्ड ही रहता है जिसमें टीके का नाम लिखा रहता है, कितने महीने में लेना रहता है, और एक कॉलम साइड में रहता है जिसमें डॉक्टर लोग एग्जैक्ट तारीख लिख के देते हैं कि ये टीके के लिए आपको ये तारीख को आना है। तो माता पिता को सिर्फ वो ही ध्यान देना है कि अभी मेरा ये तारीख को टीका है। आप वो कार्ड लेके जाओगे तो डॉक्टर को भी मालूम होगा कि ये टीके लगाए गए हैं और ये बाकी है। तो पर्टिकुलर डेट पर ही वो टीका लगना चाहिए, या आगे या एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है? हफ्ता भर आगे पीछे हो सकता है। जी, एक लंबी उम्र होना माँ और बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हम पिछले आंकड़े उठाकर जब देखते हैं या आज भी हम वर्तमान में दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि डिलीवरी के बाद माँ की मृत्यु हो जाती है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मृत्यु दर में क्या बढ़ोतरी हुई है या मृत्यु दर में कुछ कमी आई है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। मृत्यु दर में या मैटरनल मोर्टेलिटी में काफ़ी कमी आई है। पहले बहुत था, पर अभी भी जो आंकड़ा है वो चौंका देने वाला है जी। यानी अभी भी देखा जाए तो अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 3 लाख के करीब माताएं डिलीवरी के प्रोसेस में जान गंवाती है। अच्छा। यानी द मोर्टेलिटी रेट इज करीबन 3 लाख, और उसमें नो डाउट अनडेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा है ये जी। इंडिया में भी है। बट द थिंग इज कि इसीलिए WHO जैसी बड़ी संस्था का ये इम्पोर्टेंट थीम है कि जितनी माताएं पहले से ही बेटर हेल्थ वाइज रहेगी उसको कम से कम प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए ये महत्व है ये थीम का, और बड़े स्तर पर इसके लिए काम करने वाले हैं कि हर माता, हर प्रेग्नेंट वुमेन को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी करने का अवेलेबिलिटी मिल सके। जी। तो क्या कारण होते हैं माँ की मृत्यु के या शिशु की मृत्यु के? क्या और कारण हो सकते हैं? कुपोषण एक कारण हो सकता है, या इन्फेक्शन कारण हो सकते हैं, और क्या बड़े कारण हो सकते हैं जब माँ आफ्टर डिलीवरी उनकी डेथ हो जाती है या बच्चा जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? कॉमनेस्ट कारण पहले माँ का देखा जाए तो ब्लीडिंग सबसे बड़ा और सबसे इजीली कम करने वाला कारण है। हम लोग वो चीज़ के कारण कोई माँ मरनी नहीं चाहिए, ब्लीडिंग के कारण। ये बहुत कॉमन कॉज है। और ये छोड़ के बहुत सारी, जैसे बोला गया कि
डिलीवरी के पहले, प्रेगनेंसी के पहले ही माँ को जांच करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माँओं को अस्थमा का प्रॉब्लम है, बहुत सारे जन को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं उनको पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम है जी। सो ऐसी माँ को डिलीवरी के टाइम स्पेशल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत रहती है, स्पेशल केयर की ज़रूरत रहती है। और अगर ऐसी माँ का डिलीवरी छोटे इंस्टीट्यूट में होता है या घर पे होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभार प्रेगनेंसी के दौरान भी जैसे बच्चा सर से न होके टेढ़ा है और कोशिश की जा रही है कि बाबा डिलीवर हो जा नॉर्मली घर पे, तो ऐसे में यूट्रस भी रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो यही सब कारण बनते हैं, बरोबर डिलीवरी प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, तो ये सब कारण बनते हैं माँ की डेथ के। जी। अभी बच्चे की डेथ का कारण एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम चेकअप की बातें करते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे का बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालते हैं जिससे अपने को मालूम पड़ता है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं। बहुत बार बच्चे को भी ऐसी बीमारी रहती है जो हम लोग गर्भ अवस्था में ही मालूम कर सकते हैं, और ये अवस्था में मालूम करने पर अपने को आइडिया आता है कि ये बच्चा आगे चल के डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम्स दे सकता है, इसीलिए इसका डिलीवरी एक बड़े हॉस्पिटल में होना चाहिए और डॉक्टर की देखरेख में पूरी तरह से होनी चाहिए। तो ये जानकारी के लिए चेकअप्स जरूरी रहता है। कभी कभी बच्चा बरोबर पोजीशन से नहीं आता है, पैर से आता है, आड़ा आता है, तो उसमें बच्चे की जान जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है जी। कहीं बार जैसे बताया गया कि बच्चे ने संडास कर लेते हैं बच्चे अंदर, यानी बच्चे का हार्ट रेट कम हो जाता है। उस टाइम पे जनरली हॉस्पिटल्स में बोला जाता है कि सिजेरियन करके बच्चे को निकाल दो, पर कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं, हमको तो नॉर्मल ही डिलीवरी चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी सबको चाहिए रहती है, आपको भी चाहिए रहती है, डॉक्टर्स को भी चाहिए रहती है, पर मेन क्राइटेरिया ऐसा रहना चाहिए कि डिलीवरी होने के बाद माँ भी स्वस्थ होनी चाहिए और बच्चा भी स्वस्थ होना चाहिए। तो अगर ये अपना फोकस है कि अपने को माँ भी अच्छी चाहिए और बच्चा भी, तो समझना चाहिए कि डॉक्टर कहना क्या चाहता है कि बच्चे ने संडास किया है, अगर हम बच्चे को जल्दी नहीं निकालेंगे तो बच्चे की जान को खतरा है। फिर यही बच्चा आगे चल के यानी डिलीवरी के बाद वो बच्चा आइदर रोता ही नहीं है या बच्चा तब का तब ही खत्म हो जाता है, या फिर ये बच्चा क्रिटिकल केयर में जाता है, उसको दोनों लंग्स में निमोनिया बैठ गया होता है। फिर ये बच्चे को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं सिजेरियन, इसीलिए जिस डॉक्टर पे आपको विश्वास है वहाँ जाओ, जिससे आपको भी इजी हो जाए समझना वो डॉक्टर को, और डॉक्टर को आपको समझाना ज़रूरी हो जाता है। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी उन सभी गर्भवती महिलाओं से जो इस समय गर्भवती हैं या आगे जो भी महिलाएं इस दौर से गुजरेंगी, किस तरह से वो अपना और अपने शिशु का ख्याल रखें ताकि उनका जो भविष्य है वो सुखी और खूबसूरत बन जाए? अगर मुझे इस बारे में एक ही चीज़ कहनी है तो एक तो सभी जन जितना हो सके उतना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी यही बात को फैलाए कि प्रेगनेंसी छोटी बात नहीं है। प्रेगनेंसी रहने के पहले चेकअप करवाओ, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो जिससे आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहे, और प्रेगनेंसी के दौरान आप टाइम टू टाइम चेकअप करो जी। और डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, चाहे आप छोटे विलेज में रहते हो तो भी आसपास के हॉस्पिटल्स, अभी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, वो किसी भी हाल में घर में नहीं होनी चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो 3 लाख क्रॉस कर रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहिबा आपसे बात करके। आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके साथ साझा की। आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
और अब मुझे यानी मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। सेहतनामा में आप सुन रहे थे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल काटवाला से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। विषय माता एवं शिशु स्वास्थ्य। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।